जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपने पिछली क्लास में देखा था कि हम आपको हेलो एल्केन्स पढ़ा रहे थे। तो हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में आपने देखा था पिछले कि हेलो एल्केन्स कैसे तैयार होते हैं, क्या होता है, इनका प्रोसेस आपने देखा था। चलिए उसके आगे की क्लास शुरू करते हैं। उसके आगे हम देखते हैं, पहले इसका वर्किंग करके देख लेते हैं। हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण यानी इनको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इनको कितनी तरह से डिफाइन कर सकता है या इनको कितनी तरह से विभाजित किया जा सकता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह देते हैं कि अगर देखा गया तो ये मुख्यतः तीन प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं आपके जेमिनल डाइहैलाइड, जिसको जेम डाइहैलाइड भी कहते हैं। दूसरा होता है विशिनल डाइहैलाइड, जिसको हम विक डाइहैलाइड भी कहते हैं। और आपका अगला हिस्सा है वो है आपका पॉलीहैलाइड। ये मोनोहैलाइड तो आपने देख ही लिया था कि सिंपल सा एक हाइड्रोजन हटा देना है एल्केन से, तो जो भी तैयार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोनो कहते हैं। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन से या किसी भी एल्केन से अगर हम दो हाइड्रोजन हटाकर दो हैलोजन परमाणु यानी क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दें, तो जो हमारा तैयार होता है उसको हम ठीक है डाई हैलोजेंस कहते हैं। डाई हैलोजेंस आपके बेसिकली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप। वो आपका होता है जेमिनल और आपका विशनल, ठीक है। उसके बाद दो से ज़्यादा की अगर बात करते हैं तो आप 3 लगा दीजिए या 4 लगा दीजिए। अगर इस तरह से आप कहीं लगाते हैं तो उनको हम पॉलीहैलाइड्स के अंतर्गत डाल देते हैं, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि जो डाईहैलाइड्स हैं वो आपके ये जो हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, नॉर्मली डाईहैलाइड है ये, जिनमें आप ये कह सकते हैं एक आपका जेमिनल है और एक आपका विशनल है। पहले तो इनको अच्छे से जान लीजिए कि आखिर जेम या जेमिनल कहते हैं किसको है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जेम यानी जेमिनल जो आपका होता है, इसका मतलब है कि जब एक ही कार्बन परमाणु, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे हैलोजन में, पूरे के पूरे हैलो एल्केन्स में एक ही कार्बन हो। बात ये नहीं है। बात ये है कि जो हैलाइड यानी जो हैलोजन परमाणु लग रहे हैं दो के दोनों, वो एक ही कार्बन परमाणु पर लगे हों। जैसे अगर हम ये देख लेते हैं CH2Cl2 यानी C इधर Cl2 और इधर Cl2, ये H ये H, तो ये जो कंपाउंड ये जो आपका कंपाउंड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका जेमिनल कहलाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ इस तरह का भी कोई कंपाउंड हो सकता है कि ये CH3 CH2 और ये आपका Cl, यहाँ से देखा गया CH है, ये Cl और ये Cl, ये भी आपका क्या है, जेम डाइहैलाइड है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल। क्लियर हुआ? यानी जब एक कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल या जेम डाइहैलाइड कहते हैं। इसके साथ साथ विशनल, पड़ोस। विशनल का मतलब होता है बिल्कुल पड़ोसी, यानी जैसे ये एक मान लीजिए कार्बन की आपकी श्रृंखला है, तो कार्बन की श्रृंखला में जैसे ये है आपका CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH3, मान लीजिए ये एक आपका एल्केन है, ठीक है, कोई भी। अब इसमें कह रहे हैं कि जस्ट लगे हुए यानी पड़ोस के दो कार्बन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करके हम क्या लगा दें, हैलोजन परमाणु लगा दें। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पर Cl लगा दिया। तो ये जो हमारा कंपाउंड तैयार होगा इसको हम क्या कहेंगे, विक या फिर विशनल, ठीक है, डाइहैलाइड कहेंगे। नाम तो इसके आपके IPSC के हिसाब से हो जाएंगे, जो कि बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जैसे 1 2 3 और ये 4, यानी 4 के लिए आप क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं। कितने पर है, 2 पर है और 3 पर है, यानी आप ये कह सकते हैं ब्यूट, ठीक है, या फिर आप ब्यूटेन 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन कह सकते हैं इसको। तो ये आपका नाम हुआ इसका, लेकिन जो इसकी भाषा में अगर आप कहेंगे तो ये आपका क्या है, एक विशनल डाइहैलाइड है, क्योंकि इसमें क्या है, पड़ोस वाले कार्बन पर हैलोजन परमाणु लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, विशनल।
अब उसके बाद अगला आता है पॉलीहैलाइड। तो पॉलीहैलाइड का मतलब आपका हो गया कि उसमें से 2 से ज़्यादा, क्योंकि आप अगर कार्बन से हटाएंगे तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो आप 3 भी हटा सकते हैं और 4 भी हटा सकते हैं। अगर हम 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो हम 3 भी हटा सकते हैं और 4 भी हटा सकते हैं इस वाले में। बाकी में अगर इससे ज़्यादा कार्बन परमाणु है तो आप उससे भी ज़्यादा हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कार्बन से आप मैक्सिमम इस वाले में 4 हटा सकते हैं। इसके आगे की जो श्रृंखला है, आगे के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं तो उन 3 को हम हटा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए CH4 ही है, अब इसमें से हम क्या करते हैं, सबको सारे के सारे हाइड्रोजन्स हटा दिए जाएँ। आपके इस तरह से ये हाइड्रोजन्स लगे हुए थे, अब इन सबको हम हटा दें और सबकी जगह पर क्या कर दें, हम क्लोरीन को विस्थापित कर दें। यानी ये आपका हो गया C, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलीहैलाइड कहलाएगा। या अगर हम 3 हटाते हैं, यानी एक को हम छोड़ दें किसी को, तब भी ये क्या कहलाएगा, पॉलीहैलाइड ही कहलाएगा, यानी पॉलीहैलोएल्केन ही कहलाएगा। तो आप ये देखते हैं। अब उसके बाद जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो आपको पढ़ना है वो है क्लोरोफॉर्म। जो आपको अगला पढ़ना है कंपाउंड वो है क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3। तो देखिए जरा पहले क्लोरोफॉर्म का इतिहास समझते हैं थोड़ा सा कि क्लोरोफॉर्म आखिर क्या है, कौन सी चीज़ है। तो आपने बहुत बार मूवियों में देखा होगा, ठीक है, एक नहीं आपने बहुत सी मूवियों में देखा होगा। बहुत पुरानी मूवियाँ अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि कोई गुंडा आता है, क्या करता है, हीरोइन को एक रुमाल सूंघाता है और वो बेहोश हो जाती है और उसको लेकर चला जाता है। तो वो जो रुमाल सूंघाता है उसमें जो गैस डाल कर लाता है वो सूंघाने के लिए, वो क्या होती है, क्लोरोफॉर्म होती है। यानी क्लोरोफॉर्म एक ऐसी गैस है जो आप कह सकते हैं कि वो निश्चेतक है। निश्चेतक का मतलब होता है चेतना छीन करने वाला। निश्चेतक, निश्चेतक का मतलब है चेतना नहीं होनी चाहिए, यानी चेतना शून्य होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो क्या कर दे, आपकी चेतना शून्य कर दे, यानी आपको बेहोशी की हालत तक पहुंचा दे, उसको हम क्या कह देते हैं, निश्चेतक पदार्थ कह देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म आपका एक निश्चेतक पदार्थ है। अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में हम बता देते हैं। जब हमें ज़्यादा निश्चेतक नहीं पता थे, यानी बेहोशी लाने वाले हमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं प्राप्त थे, या जो ईथर मेनली यूज किया जाता है वो ईथर जब हमें नहीं पता था, तब हम क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते थे बेहोशी के लिए। यानी जब भी कभी ऑपरेशन या कुछ होना होता था तो हम करते क्या थे, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर लेते थे पेशेंट को बेहोश करने के लिए। तो होता क्या है, क्लोरोफॉर्म एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है। क्यों? क्योंकि ये वायु के संपर्क में आकर CHCl3 और O2, ये वायु के संपर्क में आकर CaOCl2 यानी COCl2 यानी फास्जीन गैस बनाती है। तो यहाँ से CHCl3 वायु के संपर्क में आकर क्या करती है, फास्जीन गैस बनाती है, जो कि बहुत ही प्रबल विस्फोटक और विषैली होती है। तो जब हम बेहोशी के लिए, यानी किसी इंसान को बेहोश करने के लिए जब हम क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं तो उसकी चेतना शून्य होती है, यानी चेतना उसकी क्षीण हो जाती है, लेकिन उसकी सांसें तो बंद नहीं होती है। आपको भी पता है, अगर सांसें बंद हो जाएंगी तो फिर आप जानते हैं क्या होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सांसें चलती हैं, और जब सांसें चलती रहेंगी तो सांस के थ्रू हम कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन। तो जब क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या बनाएगी, फास्जीन गैस बनाएगी। तो फास्जीन गैस की वजह से इंसान मर जाता था ऑपरेशन के पहले ही। फिर पता चला ऑपरेशन करके तैयार किया और उसको होश ही नहीं है, यानी जिंदा ही नहीं हुआ, वो मर गया। तो ऑपरेशन की वजह से हो सकता है ना मरा हुआ, बल्कि किसकी वजह से मर गया, इस फास्जीन गैस बनने की वजह से मर गया। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत पहले ऑपरेशन बहुत कम सक्सेस होते थे, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी कि ऑपरेशन हो रहा है तो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आजकल तो आप जानते हैं ऑपरेशन एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई। देखिए कैजुअलिटी तो कहीं भी हो सकती है, ट्रेजेडी कहीं भी घट सकती है। ऐसा नहीं है कि मरते नहीं हैं लोग, ऑपरेशन से अब भी मरते हैं, लेकिन जो रेट था वो पहले बहुत ज़्यादा था। आज के समय में इसका रेट बहुत कम है।
कारण ये है कि अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, जिस वजह से आपकी फास्जीन गैस नहीं बनती, और फास्जीन गैस जब बनेगी नहीं तो उस वजह से इंसान नहीं मरेगा। होता क्या था पहले, अब ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत विषैली गैस है, सबको मार ही देती, तो बच कैसे जाते थे। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धूम्रपान, नशा, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनका शरीर हैबिचुअल हो जाता है इन सब चीज़ों का, यानी जो पॉइजन्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए उनका शरीर हैबिचुअल हो जाता है, वो सारे के सारे एडजस्ट कर लेते थे इस चीज़ को, और वो बेसिकली बच जाते थे। तभी ये कहा जाता था, तो ये नहीं समझ आ रहा था कि किस वजह से मृत्यु हो रही है। अब इसकी जगह पर साधारणतया बहुत से तरह के निश्चेतक आ गए हैं, जिनमें एक ईथर भी है जिसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में, ये तो आपका निश्चेतक गुण के बारे में था इसके, अब इसके बारे में देखते हैं। तो जो इसके निश्चेतक गुण हैं, ठीक है, जो इसके निश्चेतक गुण हैं, इसके निश्चेतक गुणों का पता सिम्पसन ने लगाया था। सिम्पसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसके निश्चेतक गुणों का पता लगाया था, ठीक है। डूमस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, क्लोरोफॉर्म नाम दिया इसका। देखिए इसकी भी खोज बड़ी अजीब सी है, यानी निश्चेतक गुणों का पता किसी और ने लगाया, ठीक है, यानी निश्चेतक गुण जो हैं उनका पता किसने लगाया, सिम्पसन ने लगाया। ये जो इसका क्लोरोफॉर्म नाम है, तो इसका क्लोरोफॉर्म नाम दिया वो डूमस ने दिया, जबकि इसका वास्तविक खोजकर्ता लीबिंग को माना जाता है। समझ रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है इसमें, यानी तीन साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं इसमें। यानी जो निश्चेतक गुणों की पता लगाया कि बेहोशी उत्पन्न करती है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको किसने बताया, सिम्पसन ने बताया। क्लोरोफॉर्म नाम किसने दिया, डूमस ने दिया, जबकि वास्तविक खोजकर्ता किसको माना जाता है, लीबिंग को माना जाता है। तो चलिए अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर क्लोरोफॉर्म क्या है, किस तरह से बनाया जाता है। तो सिंपल सा है। सबसे पहले तो अगर क्लोरोफॉर्म की हम बात करते हैं तो क्लोरल कंपाउंड आपका एक होता है क्लोरल, ठीक है। क्लोरल की जब क्षारीय या क्षार से आप कह सकते हैं या जलीय NaOH से जब क्रिया कराई जाती है तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से CCl3 CHO, ये आपका क्या है, क्लोरल है। कौन है ये, क्लोरल है। इसकी क्रिया जब NaOH से कराई जाती है तो आपका ये CHCl3, यहाँ से देखिए CH ये ले लीजिए आप एक, या ये ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप, CHCl3, ये आपका क्या हो गया, CHCl3 बन गया। और आप उसके साथ साथ देखेंगे HCOONA, यानी यहाँ से जब हम देखते हैं तो आपका, ठीक है, CCl3, और मान लीजिए आपने ये H लिया तो क्या हो गया, CHCl3 आपका बन गया। बचा क्या, ये बचा, इसको लिखा H, फिर उसके बाद C, ये O, ये O और ये Na, यानी HCOONA, यानी आप कह सकते हैं कि सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। ये तो इसका एक जनरल फार्मूला है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि की, इसकी आखिर प्रयोगशाला विधि क्या है। तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को किस तरह से प्राप्त किया जाता है ये हम देखते हैं। तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को पहले हम क्या लेते हैं, C2H5 यानी एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर समझते हैं, ठीक है, विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि पानी को शुद्ध करने के लिए कुएं में जो होते थे, जिन लोगों ने देखा होगा, उसमें एक पाउडर था जिसको, ठीक है, सिंपली ये कहा जाता था कि पाउडर डाला गया जिससे क्या होंगे, उसके कीड़े मर जाएंगे। तो वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका। ब्लीच करने के लिए या आप कह सकते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है, तो वो आपका ब्लीचिंग पाउडर है। तो हम करते क्या हैं, यानी अगर कहा जाए तो उसका प्रोसेस है वो आपका ये है, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल आपकी, और CaOCl2 यानी ये आपकी है एथिल अल्कोहल, और ये आपका है विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं। ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर भी है, जिसको अगर नाम से कहा जाए तो आप कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपका इस तरह से इसका नाम है। अब करते क्या हैं, जब यहाँ से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म मिलता है। तो जो ये रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप ना होकर क्या होती है, मल्टीपल स्टेप होती है, यानी एक से ज़्यादा स्टेप में होती है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, देखिए
जो आपका हम विरंजक चूर्ण लेते हैं यानी CaOCl2, जो CaOCl2 हमने लिया, इसको हम जल के साथ घोलते हैं। तो जब हम इसको जल के साथ घोलते हैं तो यहाँ से देखिए क्या बनता है, CaOH, एक H यहाँ से लिया तो ये OH हो गया और एक OH बचा, ये यहाँ पर आ गया, यानी CaOH का होल ट्वाइस बनता है और प्लस Cl2 आपका ये निकल जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास रिएक्शन करने के लिए दो चीज़ें तैयार है। ये स्टेप आपका 1 हो गया। अगले स्टेप में जो आपका स्टेप 2 आता है उसमें अल्कोहल आती है यानी C2H5OH। ये जो अल्कोहल है, अब इस अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी इस अल्कोहल का हम क्या कर देंगे, सिंपल सा ऑक्सीकरण करा देंगे। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो यहाँ से अल्कोहल काहे में कन्वर्ट होते हैं, आपके एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। चलिए देखिए, इसके लिए हम एक प्रोसेस लिख देते हैं नॉर्मल सा। आपको ये प्रोसेस परमानेंटली ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं पूरी की पूरी आपकी 12th की ऑर्गेनिक इन्हीं पर बेस्ड है, यानी यही 2-4 चीज़ें हैं। क्योंकि आपको 12th में मेनली क्या देखना है, अल्कोहल फिनाल आपको मिलेगा, एल्डिहाइड्स मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिलेंगे। तो क्या है, वही चीज़ें, यानी यहाँ पर हम एक आपको सिंपल सा सिस्टम लिख के देते हैं, आप उसको तैयार कर लीजिए। तो ये मान के चलिए आपकी आधी रिएक्शंस तो यहीं से कवर अप हो जाएंगी। जैसे हमने क्या किया, एक एल्केन लिया, तो जब हम एल्केन लेते हैं और इसका ऑक्सीकरण कराते हैं यानी ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो एल्केन्स का ऑक्सीकरण कराने पे अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं यानी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलता है, यहाँ से एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं, तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH प्राप्त होते हैं। और अगर हमने फर्दर यानी एक बार फिर से इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीकरण करा दिया, तो हमारा जो लास्ट का प्रोडक्ट बनता है वो H2O और CO2 में टूट जाता है। यानी आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा है, लास्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसके बाद ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोसेस हो गया। इसका उल्टा अगर हम करते जाएं, उल्टा से मतलब है ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अगर अपचयन कराते हैं तो क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोनों का अगर हम अपचयन कराएंगे तो हमको क्या मिलेंगे, अल्कोहल मिलेंगे। अगर हम अल्कोहल का अपचयन करा देंगे तो हमको क्या मिलेंगे, एल्केन्स मिलेंगे। अगर हमें डायरेक्टली जाना हो तो हम क्या कर देते हैं, KMnO4। यहाँ से अगर हमें ये सीधे जाना है तो हम KMnO4 डालकर ऑक्सीडेशन करा दें तो हम क्या कर सकते हैं, एल्केन से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 8 रिएक्शन आपकी एक स्टेप में कंप्लीट होगी। यानी जो फॉर्मेशंस होते हैं प्रोसेस, वो आपके 7-8 प्रोसेस यहाँ पर एक रिएक्शन से तैयार हो गए। तो यहाँ पर वही है कि हम, चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर हमने देखा C2H5OH है, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्बन की संख्या ना वेरी करे, मतलब कार्बन की संख्या वही होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा जब हमने C2H5OH का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ से बनेगा आपका CH3CHO, यानी आपका ये एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड तैयार हो जाता है। अब उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 3 आपका जो स्टेप 3 है उसमें हमने क्या किया, CHCl3 लिया, CH3CHO लिया। उसके बाद आप देखेंगे ये तो हमारे पास रिएक्शन करने के लिए तैयार बैठे थे। तो यहाँ से हमने क्या किया, उठाया Cl2 को उठाया, और जब Cl2 को उठाया तो यहाँ से जितने हमें चाहिए हो, 1-2 मोल्स, जितने मोल्स चाहिए हम उतने मोल्स ले सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या बनेगा हमारा CCl3CHO और प्लस यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से जो कुछ भी निकलना है, यानी HCl निकलना है, H2O निकलना है, वो आपका बाहर हो जाएगा। यानी मेनली यहाँ से क्या बनेगा, आपका क्लोरल बन जाएगा। तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, क्लोरल बन जाएगा। अब हम करते क्या हैं, अगले स्टेप में, स्टेप 4 में इस वाले को यानी CCl3CHO को लेते हैं, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं।
ठीक है, क्या है यहाँ पर है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बन ही रहे हैं, तो क्या हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। इसके साथ साथ जो हमारा ये बचा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको ले लिया। अब देखिए इसको हमने इस तरह से लिख दिया, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो यहाँ से क्या हुआ, इसने ये आपका और ये इस तरह से, यानी आप देख सकते होंगे CHCl3 CHCl3, यानी आपको इस चीज़ के CHCl3 के 2 अणु प्राप्त हो गए और इसके साथ में निकला क्या, HCOO HCOO, यानी प्लस HCOO और HCOO और ये C, यानी आपका कैल्शियम फॉर्मेट, ये आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन क्लोरोफॉर्म का है सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, जबकि क्या है मल्टीपल स्टेप है। पहले हम क्या लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, जल से क्रिया कराते हैं, यानी जल में घोलते हैं, पेस्ट तैयार करते हैं उसका, तो हमें क्या मिलता है, एक आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का हिस्सा मिलता है। फिर हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो हमको क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। नेक्स्ट स्टेप में हमने एल्डिहाइड ले ली और उसका क्लोरीनीकरण करा दिया, यानी क्लोरीन से क्रिया करा दी, तो हमें क्या मिल गया, क्लोरल मिल गया। अब क्लोरल के 2 अणु लिए और उसके बाद क्या किया, जो यहाँ से हमारा बना हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया और इसके साथ साथ यहाँ से देखा हमने CHCl3 हमारा ये बाहर हो गया, यानी ये हमारा क्या है क्लोरोफॉर्म। इस चीज़ को हम क्या कह देंगे, क्लोरोफॉर्म आपका है। अब देखिए जो इसका विधि होती है, इसमें हम करते क्या हैं, तो देखिए इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका चित्र बना हुआ है क्लोरोफॉर्म का। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। जबकि बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कुछ लोग तो आपको ऐसे टीचर भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि आप सबके चित्र तैयार कर लीजिए, प्रोसेस में कुछ नहीं है। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि आपको चित्र नहीं तैयार करने हैं। चित्र में देखिए कुछ है ही नहीं, सिंपल से चित्र हैं, क्योंकि आप केमिस्ट्री लैब में ही तो तैयार कर रहे हैं। लैब में क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो है उसके वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं कि हम क्या करें जैसा चाहे वैसा हम बना लें, यानी वो लिमिटेड है। तो उन्हीं लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हमें क्या करना होता है, बनाना रहता है। तो हम करते क्या हैं, जब भी हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना होता है, मेनली हम क्या करते हैं, एक चीज़ समझ लीजिए और उसी को आप हर जगह जनरलाइज कर दीजिए। तो आप ये कह सकते हैं, एक हम गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क होते हैं कई तरह के भी होते हैं, ठीक है। चौकोर पेंदी का भी होता है, तो हमें चौकोर पेंदी का नहीं, जैसे मटकी होती है, ठीक है, बटी हुई टाइप की जो होती है, आप कह सकते हैं कांच का बना हुआ होता है। तो हमने क्या किया है, गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, ये आपका गोल पेंदी का फ्लास्क है। इस पूरे के पूरे ये गोल पेंदी का आपका फ्लास्क हो गया। गोल पेंदी के फ्लास्क को हम क्या करते हैं, स्टैंड पर कस लेते हैं। अब स्टैंड पर कस लेते हैं, उसके नीचे हम क्या करते हैं, गर्म करने के लिए कोई बर्नर लगाएंगे। अब देखिए ये कांच के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट, ठीक है, आग के संपर्क में नहीं रखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक ऊष्मक लगाते हैं। अब ऊष्मक समस्या आती है कि भाई ऊष्मक क्या है, हमको ऊष्मक याद करने पड़ेंगे कि हम किस में जल ऊष्मक लगाएंगे, किस में हम तेल ऊष्मक लगाएंगे, किस में हम बालू ऊष्मक लगाएंगे। तो हम आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बता दे रहे हैं, ये भी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए तेल ऊष्मक तो ऐसा ऊष्मक है जो बड़ा कॉस्टली पड़ता है और कुछ सेलेक्टेड चीज़ों में यूज होता है, जिनको हमें बड़ी जल्दी बढ़ाना टेम्परेचर पड़ता है, घटाना पड़ता है, वहाँ पर यूज होता है। तो आप उसको तो सिंपली निकाल दीजिए कि कोई पर्टिकुलर अगर चीज़ बनानी है तो भले तेल ऊष्मक यूज हो, वरना तेल ऊष्मक का यूज आपको नहीं करना है। अब बचते हैं आपके पास 2 ऊष्मक, एक तो बालू ऊष्मक और दूसरा बचता है जल ऊष्मक। तो हमने देखा कि एक बालू ऊष्मक है और एक जल ऊष्मक है। अब जल ऊष्मक क्या होता है, जल ऊष्मक एक सिंपल सा पात्र होता है जिसके अंदर जल भरा होता है, उसके ऊपर कुछ कटोरी जैसे छिद्र होते हैं, वहाँ से वाष्प निकलती है, उसके ऊपर हम रख देते हैं। अब इसमें भी अगर आपको जो चीज़ बनानी है वो अगर 100 डिग्री के अंतर्गत बन रही है, अगर 100 डिग्री के अंदर बन रही है तब तो ये काम करेगा, क्योंकि आप जानते हैं जल ऊष्मक है, जल को हम 100 डिग्री से ज़्यादा तो ले जा नहीं सकते। तो अगर 100 डिग्री के अंदर की कोई चीज़ बननी है, जो बन रहा है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से कम है, यानी 100 से कम पर बन रही है, तो हम सिंपल सा कौन सा ऊष्मक यूज करें, जल ऊष्मक। वरना हर जगह आप क्या करिए, बालू ऊष्मक। अब आपको हम मेन चीज़ बताते हैं, आप जल और आप तेल ऊष्मक का यूज करिए ही नहीं कहीं। बालू ऊष्मक एक बड़ा सिंपल सा आपका तैयार होता है। इसमें क्या करिए, एक भगोना लीजिए, उस भगोने में सिंपल सा बालू भर लीजिए, उसके ऊपर फ्लास्क रख दीजिए, बड़ी जल्दी आप कह सकते हैं आसानी से गर्म हो जाएगा। उसका एक फ़ायदा भी है कि वो धीरे धीरे गर्म होगी, धीरे धीरे ठंडी होगी। टेम्परेचर कम हो जाए, आप क्या करिए,
कांच की रॉड लीजिए और बालू को हिला दीजिए, देखिए टेम्परेचर आपका फिर से बढ़ जाएगा। तो आप ही कह सकते हैं कि ये बड़ा सरल उपाय है बालू ऊष्मक, यानी बहुत आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको जहाँ भी यूज़ करना हो ज़्यादातर आप क्या करिए, बालू ऊष्मक का ही यूज़ करिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, एथिल अल्कोहल और इसका यानी 100 ग्राम एथिल अल्कोहल और लगभग 150 ग्राम CaOCl2 को मिलाकर लेई जैसा पेस्ट बना लेते हैं। अब उस पेस्ट को हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं थोड़ी पानी वाली की। उसके बाद हम जब गर्म करते हैं यहाँ से, तो गर्म जब करते हैं तो यहाँ से क्या बनती है, क्लोरोफॉर्म बननी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बननी स्टार्ट हो जाती है। क्लोरोफॉर्म बन के जाएगी यहाँ पर, ये आपका जो लगा होता है इसको हम कंडेंसर या फिर संघनित्र कहते हैं। ये जो हिस्सा आपका दिखा करता है ये आपका कंडेंसर या संघनित्र होता है। देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका क्या है, ये एक जैसे पाइप है, अंदर से एक पाइप होती है, इसके ऊपर एक कांच की मोटी पाइप चढ़ा दीजिए, गैस इसके अंदर जाएगी, इसके और उस मोटी पाइप के बीच का जो गैप होगा उसको हम पानी से भर देते हैं। इसलिए कि यहाँ से जो भी गैस आएगी वो इसके संपर्क में जब पहुँचेगी तो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर द्रवित होकर यहाँ पर एकत्र हो जाएगी। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमने क्या किया, एल्कोहल और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का मिश्रण लिया, उसको बालू ऊष्मक पर लेकर गर्म किया, यहाँ से क्लोरोफॉर्म की वाष्प चली, क्लोरोफॉर्म की वाष्प पहुंची कहाँ, संघनित्र में, संघनित्र में ठंडी हुई और ठंडी होकर ग्राही में एकत्र हो गई। ये आपका इसका सिंपल सा प्रोसेस है। अब उसके बाद यहाँ से देखा जब हमने एल्कोहल लिया है, अब अगर एल्कोहल लेंगे तो यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म हमको मिलेगी उसमें भी एल्कोहल की कुछ मात्रा आ जाती है, यानी आप कह सकते हैं वो प्योर क्लोरोफॉर्म यानी शुद्ध अवस्था में नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनका शोधन करना पड़ता है। तो इनका शोधन करने के लिए हम करते क्या हैं, सिंपली इसको साधारण सा जो हमने क्लोरोफॉर्म लिया उसको NaOH और पानी के साथ धो लिया जाता है। धोने से मतलब है पानी फ्लो करा देते हैं, धो लिया जाता है। फिर उसके बाद CaCl2 के ऊपर रखकर सुखा दिया जाता है, जिससे हमारी C2H5OH और जल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और क्या मिल जाता है, हमको शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। ये आपका सिंपल सा क्लोरोफॉर्म का प्रोसेस है। अब इसके बाद इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप ये कह सकते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो भौतिक गुणों की अगर बात करते हैं तो एक सिंपल सी ईथर जैसी गंध वाली गैस होती है आपकी। इसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, 61 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके साथ साथ कार्बनिक कंपाउंड है, तो आप जानते हैं क्या होगा, ये मुख्यतः कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होगा, जल में आपका अविलय होगा। इस निषेधक है तो इसके सूंघने पर क्या आएगी, मूर्छा या बेहोशी आएगी, और अगर ज़्यादा मात्रा में सूंघ ली जाएगी तो मृत्यु भी हो सकती है। ये आपकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या करेंगे, अगली क्लास देखिए, वरना फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।